नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। किसान आंदोलन खत्म हो गया आखिरकार, और लेकिन कुछ चीजें हैं जिसपे की बात करनी जरूरी है। कहा गया है कि 15 दिसंबर को संयुक्त किसान मोर्चा की फिर से बैठक होगी। क्यों होगी बैठक, ये किस लिए होगी, इन सब चीजों पर बात करने के लिए किसान नेता दर्शन पाल जी हमारे साथ हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए। सबसे पहले यही जानना चाहूंगा, 15 दिसंबर को बैठक आप लोगों ने रखी है, किस बात की बैठक, यदि ये आंदोलन खत्म हो गया है तो? नहीं, 15 दिसंबर को नहीं जी, 15 जनवरी को बैठक है दोबारा रखी हमने। और जनवरी तक हमें दो चीज है, एक तो हमें अपने एसकेएम को बरकरार रखना है। एसकेएम का नेटवर्क को पूरे देश में बनाने की जो हमारी प्लानिंग है उसको एक रेस्ट लेने के बाद हम रिव्यू करते हुए करेंगे। और दूसरा, जो सरकार के साथ 3 कानून वापस लेने के बाद एमएसपी केसेस वापस लेना, बिजली बिल, इन मुद्दों के ऊपर जो बातचीत हुई है वो कितनी प्रोग्रेस करती है और क्या क्या उसमें डेफिशिएंसीज हैं, अगर कोई डेफिशिएंसी रह रही है उनको कैसे हैंडल करना है, तो 15 जनवरी तक इसका रिव्यू किया जाएगा। और रिव्यू करने के बाद नेक्स्ट जो हमारा रणनीति है, प्लानिंग है, वो ऐलान की जाएगी 15 जनवरी को दिल्ली में। तो ये इसमें अभी देखिए 1 महीने से ज्यादा समय है। 1 महीने के बाद हम दोबारा 15 जनवरी को ये बैठक कर रहे। इसके क्लियर कट जो रीजंस है वो मैंने बता दिया। लेकिन तो इसका मतलब ये कहना अब सही होगा कि ये आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, आप लोगों ने इस आंदोलन को स्थगित किया है? यस, ये क्योंकि देखिए इश्यूज पर्टिकुलरली से एमएसपी के इशू के बारे में बहुत क्लैरिटी अभी तक नहीं आई। सरकार ने, जो प्राइम मिनिस्टर जी ने उस दिन ऐलान किया था, जीरो बजट, एग्रीकल्चर, डाइवर्सिफिकेशन, एमएसपी और तमाम मुद्दों को लेकर एक कमेटी बनाने का प्रयास किया है। उसमें एमएसपी इंक्लूड कर लिया है। और एमएसपी के लिए कमेटी में कौन कौन लोग होंगे उसकी क्लियर कट कुछ अभी तक सरकार की तरफ से प्रारूप हमको आया नहीं है। और कमेटी के टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या होंगे उसके बारे कोई जानकारी नहीं। तो तब तक 15 जनवरी तक ये चीजें भी कुछ क्लियर हो जाएंगी। और जो केसेस वापस लेने के लिए सरकार ने हमें कहा है कि हम अभी तत्काल तौर पर इन केसेस को वापस लेने की प्रक्रिया पूरे देश में शुरू करेंगे। और जहां नॉन बीजेपी राज्य हैं वहां उन सरकारों को भी कहेंगे कि केस वापस लो। सो किसानों और उनके जो शुभचिंतक हैं, जो भी किसान आंदोलन से प्रताड़ित हुए हैं, जिनके ऊपर केस बने हैं, उन तमाम लोगों के केस वापस लेने का जो सरकार ने आज वादा किया है, उस वादे का भी रिव्यू 15 जनवरी को हो जाएगा। और उसके मुताबिक हम अपनी नेक्स्ट रणनीति बनाएंगे फिर कि सरकार किस तरह से हमें ट्रीट कैसे कर रही है, ये पूरा पिक्चर हमारे सामने आ जाएगी। 2 चीजों पे जवाब चाहूंगा। एक, आपने कहा जो ये कमेटी बनी है ये एमएसपी के लिए स्पेसिफिक नहीं है, ये जीरो बजट फार्मिंग और बाकी चीजें भी इंक्लूड है। क्या आप लोग कोई ऐसी कमेटी चाहते थे जो केवल एमएसपी के लिए बने? पहला इसका उत्तर दे दे, फिर दूसरा। जी, हमारा बड़ा क्लियर कट ये था कि हमें एक एमएसपी के लिए कमेटी चाहिए, या ये जो कमेटी आप बना रहे हो इसमें एक सब कमेटी हो जो स्पेसिफिकली फॉर एमएसपी हो, नंबर 1। नंबर 2, ये एमएसपी का इशू क्योंकि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बाकी इशू जो हैं वो किसी कॉरपोरेट के लिए या किसी व्यापारियों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, लेकिन हमारे लिए जो ये इशू है एमएसपी का इशू, पूरे देश के किसानों के लिए काफी इंपॉर्टेंट इशू है। इसके लिए हम आवाज उठाते आ रहे हैं। और हम ये चाहते थे कि क्लियर कट एक लीगल गारंटी करने वाला एक एक्ट बनाने के लिए, एक्ट का खरड़ा बनाने के लिए कमेटी को राइट दिया जाता, लेकिन ऐसा ना करके सरकार ने एक जनरल वेग टर्म्स में एक कमेटी बनाने का ऐलान किया है। लेकिन फिर भी हम देखेंगे सरकार से आने वाले दिन। इसका मतलब दर्शन पाल जी, आप लोग इस कमेटी से बहुत ज्यादा खुश नहीं है, जिसका मतलब मैं यही समझूं। हाँ, तभी मैं कह रहा हूं कि सरकार ने कल तक जो इसमें एमएसपी के साथ जोड़ के जो अगली चीज कही है, उन्होंने कहा कि एमएसपी सुनिश्चित करने के लिए, देश के किसानों के लिए एमएसपी सुनिश्चित करने के लिए ये कमेटी देखेगी, नंबर 1। नंबर 2, जो खरीद हो रही है वो प्रेजेंट लेवल में रहे, इसको भी सुनिश्चित किया जाएगा। लेकिन जो कमेटी का एक टास्क बनता था किसानों को एक कानूनी गारंटी देने का कि उनकी एमएसपी मिले और उसकी प्रोक्योरमेंट हो, हमें लगता है कि उससे हम थोड़ा इधर
रह गए हैं, अभी वहां तक जाने के लिए हमें और कोशिशें जुटानी होगी। दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो किसानों के केस वापस लेने का। आप लोगों की बातचीत हुई हरियाणा सरकार से, पहले दिन जो मुलाकात हुई थी कुछ दिनों पहले, बात बनी नहीं। क्या लगता है आपको कि ये संभव हो पाएगा इतनी जल्दी, 1 महीने के अंदर? क्योंकि जहां तक मुझे याद है अभी तक मंदसौर में जो किसानों पर गोली चलाई गई थी, वहां पे जो मुकदमे दर्ज हुए थे किसानों पे, वो अभी भी चल रहे हैं। देखिए, मंदसौर हो या हरियाणा का जाट आंदोलन हो, उस समय संगठनों की जो वस्तुगत परिस्थिति थी वो बहुत उस तरह से ऑर्गेनाइज्ड किसान नहीं थे, ना ही हरियाणा के उस समय जाट आंदोलन लड़ने वाले संगठन उस तरह से बाद में रहे थे। लेकिन अभी तो सरकार ने पहले हमको थोड़ा टरकाने की कोशिश की कि आंदोलन खत्म होने के बाद हम केस वापस लेंगे, लेकिन जैसे ही हमने थोड़ा सख्त रुख अपनाया तो उन्होंने कहा अभी फौरी, इंस्टेंटली, यानी इमीडिएटली केस वापस लेने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी सभी किसानों से, सब तरह के केसेस। तो मेरा ये कहना है, इसलिए 15 तारीख को हम मानते हैं कि अभी जो यूनिटी देशव्यापी बन गया है एसकेएम के रूप में, इसलिए इतना आसान नहीं है इस बार कि केस वापस ना हो या केसों के बहाने पर लोगों को प्रताड़ित किया जाए। ये कभी भी हम होने नहीं देंगे और इसके लिए जितना भी हमें तीव्र संघर्ष, विशाल संघर्ष लड़ना पड़ेगा, एसकेएम उसके लिए तैयार है। और इसके लिए गवर्नमेंट को हम बोलना भी चाहते हैं, आज तो हम उठे हैं, अगर वादा खिलाफी हो गई तो इसकी जिम्मेदारी आगे आने वाले संघर्ष के लिए सरकार की जिम्मेदारी होगी। चलिए, एक अंतिम का सवाल है सर, जाते जाते, अब ये साबित हो गया कि लड़ेंगे तो जीतेंगे। जी, मुझे लगता है कि इस आंदोलन ने तो काफी हद तक साबित कर दिया है कि संघर्ष करे बिना ये 3 कानून वापस नहीं होते थे। और कंटिन्यूसली एक शांतमय संघर्ष करना और सब लोगों को साथ लेके संघर्ष करना और इसमें यूनिटी बनाना और यूनिटी बनाते हुए और लोगों की सपोर्ट लेना, इस आंदोलन ने एक खूबियां थी, इसके चलते हुए ही हम जीत पाए हैं। ये आपकी बात एकदम सही है। चलिए सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए। तो ये किसान नेता दसरथ पाल थे और इन्होंने कहा कि 15 जनवरी को फिर से मीटिंग इन्होंने रखी है। बाकी खबरों के लिए चलते हैं अंजलि और ताबिश के पास। शुक्रिया मनोरंजन आपका। सीधा अब रुक करते हैं बड़ी खबर आज की, जो है सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनके पार्थिव शरीर को अब दिल्ली लाया जा रहा है। आपको बता दें कि तमिलनाडु से दिल्ली लाया जा रहा है, एक विशेष विमान के जरिए उनके पार्थिव शरीर को दिल्ली लाया जा रहा है। दिल्ली के एयरफोर्स टेक्निकल एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद पार्थिव शरीर को धौला कुआं के मिलिट्री अस्पताल में लाया जाएगा। जो खबर है उसके मुताबिक इंडियन एयरफोर्स के एक C-130J सुपर हर्क्यूलिस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से सुलूर से दिल्ली उनके पार्थिव शरीर को लाया जा रहा है। और जो एयर चीफ हैं वो सुलूर से निकल चुके हैं, पहले ही दिल्ली के लिए आ चुके हैं। और खबरें कुछ ऐसी भी आ रही हैं कि 4 लोगों के पॉजिटिव आइडेंटिफिकेशन की गई है, जिसमें जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी ब्रिगेडियर LS लिडर शामिल हैं। और साथ में आपको बता दें कि जब उनका पार्थिव शरीर पालम टेक्निकल एयरफोर्स का जो बेस है वहां पे होगा, उस वक्त कहा जा रहा है कि कुछ VIPs आकर वहां पर उनको आखिरी विदाई दे सकते हैं। तो अब इस फ्लाइट का इंतजार किया जा रहा है, जो कि उम्मीद की जा रही है अब से थोड़ी देर बाद दिल्ली पहुंचेगी। शुक्रवार को 11 बजे जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत का पार्थिव शरीर उनके सरकारी आवास 3 कामराज मार्ग पर अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा और दोपहर 2 बजे उनका पार्थिव शरीर सेना के 3 अंगों के मिलिट्री बैंड के साथ धौला कुआं के बरार स्क्वायर ले जाया जाएगा और करीब 4 बजे वहां पर अंतिम संस्कार जो है वो संपन्न किया जाएगा। और सीडीएस जनरल बिपिन रावत और बाकी के जो उनके साथ सवार लोग थे उस हेलीकॉप्टर में, उनके शव को लेकर एक एम्बुलेंस का काफिला आज सुलूर से निकला था और सुलूर एयरबेस पहुंचा है। इसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये सभी एम्बुलेंस उस हादसे में जिनकी मृत्यु हुई है उनके पार्थिव शरीरों को लेकर आ रही है। रास्ते में हल्का सा एक एम्बुलेंस का एक्सीडेंट भी हुआ था, लेकिन उसके बाद स्टैंड बाय एम्बुलेंस में पार्थिव शरीर को वहां पे रख के फिर अब आपको बता दें कि दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं।
और सीडीएस जनरल बिपिन रावत के शव को लेकर एम्बुलेंस का काफिला वेलिंगटन अस्पताल से सुलूर एयरबेस की ओर जब निकला तो रास्ते में लोग फूल बरसाते हुए और वीर सैनिकों के लिए नारे लगाते हुए भी नजर आए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस काफिले की मूवमेंट के दौरान। और इस हादसे में बचने वाले एकमात्र सैनिक हैं ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह। उनको अब वेलिंगटन से बेंगलुरु शिफ्ट कर दिया गया है। वहां पर बड़ा अस्पताल है, कमांड अस्पताल, वहां पर उनका इलाज किया जाएगा। हेलीकॉप्टर क्रैश में वो काफी ज्यादा जख्मी हो गए थे, उन्हें लाइफ सपोर्ट पर रखा गया था। आज इसकी जानकारी रक्षा मंत्री ने संसद में दी थी। अब वो बेंगलुरु के कमांड अस्पताल में है, बेहतर इलाज के लिए। तो अब इंतजार किया जा रहा है अब कब ये फ्लाइट जो है पार्थिव शरीर को लेकर दिल्ली पहुंचती है। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर नीता शर्मा है और परिमल हमारे साथ हैं दिल्ली में जनरल बिपिन रावत के घर पर। नीता, पहले आपके पास आते हैं। अब इंतजार यही है कि कब ये जो फ्लाइट है दिल्ली पहुंचेगी, तो क्या खबर इसको लेकर मिल पा रही है? तभी अभी ये बताया जा रहा है ये जो फ्लाइट है तकरीबन 7:30 बजे के बाद ही जो दिल्ली है लैंड करेगी। 5-5:30 बजे के बाद इस इलाके में जो एयरफोर्स का इलाका है यहाँ पर जो है रूट लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद यहाँ पर आ रहे हैं जो सीडीएस का पार्थिव शरीर है उसे लेने के लिए। साथ में रक्षा मंत्री होंगे, ट्राई सर्विसेज के चीफ्स भी होंगे। तो पूरी जो ऊपर की चेन कमांड है वो यहाँ पर होगी। जब ये पूरा का पूरे जो बॉडीज हैं यहाँ पर पहुंचेंगे, जितने पार्थिव शरीर हैं जब यहाँ पहुंचेंगे, तब ये पूरा का पूरा वीआईपी का जो एक जत्था है वो भी यहाँ पर होगा इन्हें रिसीव करने के लिए। ये ताज़ा जानकारी जो है वो फिलहाल मिल रही है। लेकिन जो यहाँ से जो है अस्पताल ले जाया जाएगा उन्हें और वहाँ पर रखा जाएगा। कल जैसा कि आप बता रहे थे सुबह 11 बजे से लेकर 2 बजे तक उनके घर उन्हें रखा जाएगा, जहाँ पर जो पब्लिक पर्सनालिटीज हैं, चाहे ऑपोजिशन के लीडर्स हों, क्योंकि आज उनका ये दावा था कि ऑपोजिशन का कहना था कि उन्हें राज्यसभा में बोलने नहीं दिया गया था। तो ये जितने भी लीडर्स हैं वो कल वहाँ पर जाकर उन्हें रिस्पेक्ट पे कर सकते हैं। 2 बजे के बाद वहाँ से उनका जो पूरे मिलिट्री ऑनर्स के साथ उनको लेकर आया जाएगा कैंट एरिया में, जहां पर उनके अंतिम संस्कार जो हैं वो किए जाएंगे विद फुल मिलिट्री ऑनर्स। ये जो है जानकारी डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा जो है वो फिलहाल दी जा रही है। आज सुबह रक्षा मंत्री ने एक बयान जो है पहले लोकसभा में और राज्यसभा में दिया था। उन्होंने बताया था कि किस तरह जो सीडीएस का जो चॉपर था वो सिर्फ 10 मिनट की दूरी पे था जब वो लैंड करने वाला था, जब चॉपर जो है वो क्रैश हो गया। उन्होंने बताया कि कैसे 11:48 आवर्स पर ये चॉपर जो है सुलूर एयरबेस से चला था। 12:15 पे इसे जो है वेलिंगटन पहुंचना था, लेकिन 12:08 पे एटीसी जो है वो उसका संपर्क जो है उससे टूट गया। कुछ देर बाद जो है विलेजर्स ने बताया कि वहां पर धमाका हुआ है, वहां पे जो है चॉपर क्रैश हुआ है। बाद में जो रेस्क्यू ऑपरेशंस है वहां पर शुरू किए गए। साथ में रक्षा मंत्री ने ये भी कहा कि जो ट्राई सर्विसेज जो ट्राई वो है इन्वेस्टिगेशंस वो जो है इस मामले में लॉन्च की गई है। लिमिटेड मैनर में, टाइम बाउंड मैनर पे इन्वेस्टिगेशंस जो हैं वो करके जो है डिफेंस मिनिस्ट्री को सौंपी जाएंगी। तबिश नीता, हमारे साथ परिमल कुमार भी मौजूद हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। वो जनरल बिपिन रावत के घर के बाहर खड़े हैं, सीधा रुख करते हैं परिमल कुमार का। परिमल, जाहिर है परिवार के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, गमगीन माहौल होगा वहां पर। अभी क्या देख रहे हैं आप? देखिए, मुश्किल घड़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि परिवार ने जो दोनों बेटियां हैं वो घर के अंदर मौजूद हैं और पिता और माँ को एक साथ खोना अपने आप में बहुत मुश्किल घड़ी होती है। और दरअसल सरकार या फिर जो सैन्य अधिकारी हैं वही कोशिश कर रहे हैं कि इस मुश्किल घड़ी में उनके साथ खड़े हों। और इसी के मद्देनज़र हमने देखा कि कल से लगातार लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आज ज्योतिरादित्य सिंधिया भी यहाँ पर पहुँचे। पुष्कर धामी उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं वो आ चुके हैं और उम्मीद की जा रही है कि वो भी कुछ वक्त में यहाँ पे घर पर पहुँचेंगे। तो लगातार और सैन्य अधिकारियों के आने का सिलसिला भी नहीं थम रहा है। तो जो भी जानकार हैं, जो जान रहे हैं, जिनका परिचय पहले से रहा है परिवार से, वो लगातार परिवार के साथ खड़ा होने की कोशिश कर रहे हैं, उनके दुख को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे बैरिकेड किया गया है। कल ये स्थिति नहीं थी,
कल यहाँ पे जमावड़ा था, क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट इतना ज़्यादा है, इतने ज़्यादा लोग आ रहे हैं कि मीडिया को दूसरी तरफ रखा गया और ज़रूरी भी है, क्योंकि गेट में आने जाने में समस्या आ रही थी, दिक्कत आ रही थी। तो कोशिश यही है उन लोगों की कि परिवार के साथ इस मुश्किल घड़ी में खड़े हों, उनको सांत्वना दें, दिलासा दें। हालांकि जो कमी या उसकी भरपाई बहुत मुमकिन नहीं है अंजलि, क्योंकि जब अपना जाता है तो उसको सहना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन तब भी एक कोशिश और कवायद जो इस बात को लेकर ज़रूर चल रही है कि लगातार लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं परिवार से मिलने, और घर में बताया गया है कि उनकी दोनों बेटियाँ यहाँ पर मौजूद हैं और उन्हीं से मुलाकात हो रही है। आज ज्योतिरादित्य सिंधिया भी, जैसा मैंने बताया कि वो आए थे, कल राजनाथ सिंह यहाँ पर पहुँचे थे, वो बाकी चीज़ें पता है कि तीरथ सिंह रावत भी आए थे, त्रिवेंद्र रावत के आने की भी बात है। तो तमाम लोग जो हैं वो आएंगे, परिवार के साथ खड़ा होने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उत्तराखंड से जुड़े रहे हैं। उत्तराखंड में ये भी कई जगहों से खबरें आई कि वो घर भी बनवा रहे थे बिपिन रावत। शायद हो सकता है कि बाद में उनके रहने की कोई प्लानिंग रही होगी, और एक जुड़ाव लगाव होता है जिस जगह से लोग होते हैं। और CDS थे, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि वहाँ की सरकार भी अपने तरीके से कोशिश कर रही है कि वो उनके साथ खड़ा हो, और वहाँ के जो लोग हैं, मंत्री हैं या नेता हैं, वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो लगातार आने जाने का सिलसिला सुबह से हमने देखा कि वो उसी तरीके से जारी है जिस हिसाब से कल दोपहर से शुरू हुआ था। जी, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए, और हमारी नज़र बनी रहेगी एयरपोर्ट पर भी, हम लगातार जो हो रहा है उसकी ताज़ा जानकारी देते रहेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं, हम आपको मिला देते हैं उनसे। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी हैं जो कि पूर्व वायुसेना अधिकारी, और मेजर जनरल राजन कोचर हैं जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं। इनसे हम चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन इस चर्चा से पहले ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। किसानों ने आज अपना आंदोलन खत्म करने का ऐलान कर दिया है। सरकार की ओर से मांगों को माने जाने की औपचारिक चिट्ठी मिलने के बाद किसानों ने यह फैसला किया और ऐलान किया। सिंगू बॉर्डर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने कहा कि 11 दिसंबर से दिल्ली की सीमाओं को खाली करना शुरू कर देंगे, और इसके बाद 13 दिसंबर को वो स्वर्ण मंदिर जाकर मत्था टेकेंगे। तो करीब 1 साल के वक्त के बाद ये आंदोलन जो है ख़त्म हो रहा है। अब काफ़ी वक्त तक दिल्ली की सीमाओं पर किसानों जो है अपनी मांगों को लेकर बैठे थे, और अब सरकार की तरफ से मांगों को मानने के बाद इसको ख़त्म किया जा रहा है। 15 जनवरी को दिल्ली में किसान समीक्षा बैठक जो है वो करके देखेंगे कि सरकार ने अपने वादे पर कितना अमल किया है, क्योंकि कई सारी शर्तें जो है रखी गई थी किसानों की तरफ से, जिस पर कई वक्त जो है काफ़ी लगा आम सहमति बनने के लिए। तो उसके लिए एक समीक्षा बैठक जो है वो थोड़े वक्त बाद रखी गई है। लेकिन फिलहाल का अपडेट ये है कि अब इस आंदोलन के खत्म होने के बाद 11 दिसंबर से दिल्ली की सीमाओं को खाली करना जो है वो किसान शुरू करेंगे। और हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला सिंगू बॉर्डर पर मौजूद थे। उन्होंने वहां पर किसान जो अपने तंबू उखाड़ रहे हैं, उसकी शुरुआत कर रहे हैं, उसका जायजा लिया। किसान आंदोलन खत्म करने के ऐलान के बाद सिंगू बॉर्डर पर किसान अपने तंबू उखाड़ने लगे हैं। जीत के जा रहे हैं ये लोग। यहाँ पर देखिए, ये लोग तमाम लोग जो यहाँ पर उन्होंने अपने टेंट लगाए थे, टीन शेड लगाए थे, गद्दे लगाए थे, यहाँ से जा रहे हैं, और खुशी है कि ये लोग जीत के जा रहे हैं। 25 नवंबर से यहाँ पर। हाँ 25 तो अब ये अब जा रहे हैं वापस। हाँ जी, आप वापस जा रहे हैं। तो अपने सारे तंबू वंबू उखाड़ रहे हैं आप लोग? हाँ जी, हाँ जी। तो सरकार मान गई है, सरकार जीत के जा रहे हैं। खुश है? खुश। तो कितने लोग हैं जो जा रहे हैं आप लोग आज वापस? साढ़े लोग ऐसे साढ़े जिले ਦੇ 25 ਆ 20-25 ਲੋਕ ਥੇ ਹਾਂ ਹਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆਏ ਆ ਅੱਜ ਆਉਂਦੇ ਆ ਰਸਤੇ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਖੜਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है, हाँ जी ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर किसान जो है वो ये अपना टेंट तंबू उखाड़ रहे हैं। ये देखिए गद्दे वगैरह थे, टीन शेड लगाए थे, वो भी यहाँ से हटा रहे हैं। जो तमाम लोग हैं उन्होंने ट्रक मंगवा लिए हैं, गद्दे वगैरह, तकिया वगैरह जो भी यहाँ पर था इनका सामान लेके जा रहे हैं। तो वापसी शुरू हो गई है सिंगू बॉर्डर से किसानों की। देखिए बैग लेकर के किसान जो आए थे वो बैग लेकर किसान वापस जा रहे हैं। यहाँ पर जो मजदूर हैं वो भी वापस जा रहे हैं। 1 साल रहे यहाँ पे? हाँ 1 साल रहे। 1 साल रहने के बाद जा रहे हैं। तो उस पर 1 साल 12 दिन। आपका नाम क्या है? बख्शी सिंह। आप भी जा रहे हैं? हाँ जा रहे हैं। तो आप जीत के जा रहे हैं, खुशी है? खुशी ना जा रहे हैं अपना। गाँव में सब
आपका स्वागत करेंगे गांव में? हाँ करेगा जाके काम अपनी। हाँ सब लोग कहाँ जा रहे हैं? आप गुरदासपुर जा रहे हैं? आप कहाँ से? गुरदासपुर। दोनों लोग गुरदासपुर से हैं। तो किसानों ने अपनी वापसी शुरू कर दी है। यहाँ से जो टेंट थे वो उखाड़ने शुरू कर दिए हैं, तंबू हटाने शुरू कर दिए हैं और किसान यही कह रहे हैं कि हम यहाँ पर कुछ छोड़ के नहीं जाएंगे ताकि बाद में सरकार या दूसरे जो एजेंसीज हैं या लोग हैं बदनाम ना करे कि ये लोग यहाँ गंदी कर गए, तोड़ फोड़ करके अपना सामान छोड़ गए। तो बाकायदा ये जो टीन शेड इन्होंने लगाए थे वो टीन शेड हटा रहे हैं, अनइंस्टॉल कर रहे हैं, ट्रकों में रख रहे हैं और उसको लेकर के जा रहे हैं। उनका कहना है ये पूरी साफ सफाई करके जाएंगे यहाँ से। तो फिलहाल सिंगू बॉर्डर से किसानों ने अपनी वापसी शुरू कर दी है। सहयोगी प्रेम सिंह के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं इस बड़ी खबर के बारे में। दो खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी हमारे साथ हैं और मेजर जनरल राजन कोचर हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। राजन कोचर जी, आपसे शुरुआत में यहाँ पे करना चाहूंगा क्योंकि अब बस इंतजार किया जा रहा है कि पार्थिव शरीर जो है वो दिल्ली आएंगे। उसके लिए खबर यह है कि प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री भी एयरपोर्ट जो है वो जाएंगे उनको रिसीव करने के लिए। यहां से प्रोटोकॉल जो है वो क्या रहते हैं आगे, इसके आगे? देखिए, ये जब फ्लाइट वहां पे लैंड होगी तो वहां पे पूरा एक अरेंजमेंट है और वहां पे हेडक्वार्टर दिल्ली एरिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी और वहां पे उनके पास इन्फेंट्री की यूनिट्स हैं दिल्ली में, तो उनको एक पहले से ही उनको डेजिग्नेटेड एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है और ये जो ड्रिल होती है, एक फ्यूनरल ड्रिल होती है जिसको वो जो प्रैक्टिस करके अपना रखते हैं, जवान होते हैं, एक ऑफिसर इंचार्ज होता है और ये एयरपोर्ट का जो इसका जो एरिया है, पालम का जो वहां पे पार्थिव शरीर को उसको लाया जाएगा सबका और वहां पे कुछ एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है अपनी पूरी अरेंजमेंट्स के साथ। एक उनको वहां पे रिसीव किया जाएगा जिसमें जितने भी सीनियर वीवीआईपीज हैं उनको एक मौका वहां पे दिया जाएगा रीथ लेइंग का। वो अपनी इसको वहां पे इसको रिस्पेक्ट्स अपना देंगे और उसके बाद मेरी ये इंफॉर्मेशन है कि ये जब गार्ड ऑफ ऑनर और इसको सेरेमनी जब खत्म होगी तो उसको मिलिट्री हॉस्पिटल, ये जो वहां पे एक अपना RNR अपना रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल है और एक हमारा आर्मी हॉस्पिटल है, तो ये एक इनको आर्मी हॉस्पिटल में लेके बुलाया जाएगा और उसके बाद ये जो इनकी जो बॉडीज हैं इनको उनके रिस्पेक्टिव अपने घरों में भेजा जाएगा जी। जैसे कि अपने अपने जैसे कि ये ब्रिगेडियर साहब हैं और कर्नल साहब हैं और ये अपना जनरल रावत है, ये दिल्ली बेस्ड और बाकी जो बॉडीज रहती हैं वो जो भी नेक्स्ट ऑफ किन है जी वो डिसाइड अपना करते हैं कि उनको वो क्रेमेशन कहाँ पे कराना चाहते हैं जी, परिवार को सौंपा जाता है। हाँ, ये जानकारी ऑलरेडी हेडक्वार्टर दिल्ली एरिया को कन्वे कर दी गई है जी और अगर दिल्ली के बाहर ये अगर बॉडीज को लेके जाना होता है तो उसकी भी एक SOP बनी हुई है, एक उसकी ड्रिल है, वो उस हिसाब से वहां पे एक ऑफिसर और कुछ जवान डिटेल होते हैं जो इस बॉडी को अगर गांव में लेके जाना है, किसी भी उसका जो पूरा अरेंजमेंट किया जाता है। कोचर, इसमें ये बात तो तय है कि एक पूरा प्रोटोकॉल तय है सब और आर्मी उसको एक्टिवेट करेगी, लेकिन विंग कमांडर बख्शी आपसे ये पूछना चाहेंगे कि खबर ये भी आ रही है कि पॉजिटिव आइडेंटिफिकेशन, शिनाख्त पॉजिटिवली जो होनी है वो हो चुकी है जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और ब्रिगेडियर लीडर की, लेकिन
कुछ में दिक्कत आ रही है, तो क्या जब इस तरह का क्रैश होता है उस दौरान कैसी स्थिति पैदा हो जाती है? क्योंकि इतना जरूर कहा जा रहा है कि पॉजिटिव आइडेंटिफिकेशन, साइंटिफिक मेथड और परिवार की मदद से ही शिनाख्त करने के बाद आगे की कार्रवाई होगी। तो किस तरह के चैलेंजेस और चुनौतियां होती हैं? देखिए, थैंक यू वेरी मच फॉर ब्रिंगिंग मी ऑन द शो एंड बहुत दुख है अपने इस दुखद समाचार को सुन के, पर जो आप डिफिकल्टीज की बात कर रही हैं वो बड़ी नेचुरल डिफिकल्टीज होती हैं। शरीर का आइडेंटिफिकेशन करना, उसके कई तरीके होते हैं शरीर के आइडेंटिफिकेशन, स्पेशली जब मिलिट्री पर्सनल की बात होती है तो उनके बड़े मेडिकल रिकॉर्ड्स भी साथ होते हैं। अगर आइडेंटिफिकेशन में प्रॉब्लम आ रही है तो मेडिकल रिकॉर्ड्स की मदद मिलती है, और मेडिकल रिकॉर्ड्स चाहे डेंटल रिपोर्ट हो चाहे वेरियस अदर एस्पेक्ट्स हो, उसके हिसाब से शिनाख्त की जाती है। सिविल में तो ये प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, इनके रिकॉर्ड्स नहीं होते, और फिर अगर डीएनए का प्रावधान हो तो उससे भी पता चल जाता है। पर क्वेश्चन ये है, ये सारा आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस एक होता है जो आर्मी मेडिकल टीम्स के पास में पूरी तरीके से होता है और इसका प्रोसीजर होता है। रिकॉर्ड्स बहुत काम आते हैं, और जब इनकी आइडेंटिफिकेशन पूरी हो गई है फिर उसके बाद में बाकी कार्रवाई होती है। और खासकर अगर मेजर मिलिट्री ऑपरेशन हुआ होता है उस समय भी ये प्रॉब्लम्स खड़ी होती हैं, जब ट्रूप्स मिक्स हो जाते हैं, रिकॉर्ड्स नहीं रहते, और कई चीजें होती हैं, और कई आर्मीज को ये प्रॉब्लम आई है। तो ऐसी बात नहीं है कि ये बड़ी आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, इसमें कई डिफिकल्टीज भी आती हैं। बख्शी साहब, ये एक ऐसा हादसा जिससे सबको बहुत दुख हुआ, और अब क्योंकि जांच भी इसके लिए अब जो है वो कह दिया गया है जांच के लिए, लेकिन जो हादसे की तस्वीरें अब सामने आई हैं, कुछ जिस तरीके से जो वो हेलीकॉप्टर है थोड़ा धुंध में खोता हुआ नजर आ रहा है, तो आपको क्या लगता है कि ऐसी जब परिस्थितियां पैदा होती हैं तो क्या वजहें ऐसी रहती हैं जो मुश्किल पैदा करती हैं फ्लाइट में, या क्या ऐसी वजह जो रही होगी जिसकी वजह से हो सकता है कि यह हादसा हुआ? देखिए, ऐसा है, सिंपल सी चीज है कि व्हेन एयरक्राफ्ट हाइट पे फ्लाई कर रहा है तो अगर क्लाउड्स में होता कोई प्रॉब्लम ही, इंस्ट्रूमेंट फ्लाइंग शुरू कर देता है और बाय एंड मेंटेन स्पीड एंड हाइट एंड एटीट्यूड, वो सब ठीक है। पर जब एयरक्राफ्ट वैलीज में डिसेंट कर रहा है और सडनली क्लाउड्स आ गए हैं, आप इमेजिन करिए ग्राउंड से कांटेक्ट नहीं है, अब उसको पता भी नहीं चल रहा कि घाटी के दोनों साइड में जो माउंटेन हिल्स या माउंटेन जो भी हैं वो कितनी दूर हैं, ग्राउंड कैसे अप्रोच कर रहा है, जहां पे टर्न करना है वो जगह कौन सी है। तो ये सारी की सारी जगहें, अगर टर्न में आप, जैसे कि लोग सोच रहे हैं कि अगर वो किसी पेड़ को टकरा गया होगा या किसी चीज को हुआ होगा, वो होता है क्योंकि हाइट भी लूज कर रहा है, स्पीड भी उससे कम की हुई है क्योंकि उसको लैंड करना है। तो ये तब जब होती है तो पायलट को पूरा आदेश है कि इफ यू कैन नॉट आइडेंटिफाई द ग्राउंड, और ये है फ्लाइट सेफ्टी इज पैरामाउंट, आप गो राउंड करिए, अटेम्प्ट करिए, क्लाइंब टू हाइट, थोड़ी देर वेट करिए, क्लाउड्स क्लियर हो जाएंगे तो आप लैंड करिए, नहीं तो यू कैन अबैंडन द सॉर्टी एंड गो बैक, अबैंडन द मिशन एंड गो बैक। ये एक्चुअली फ्लाइट सेफ्टी की इंस्ट्रक्शंस हैं। तो पायलट्स को डिपेंड करता है, ये मास्टर ग्रीन पायलट था, इसके लिए काफी हद तक इसके पास में इसकी कैपेबिलिटीज थी, और इस कैपेबिलिटीज के तदनुसार ये इतनी ज्यादा गहरी मिस्क नहीं थी जैसे कि सोचा जा रहा है। मिस्क इतनी गहरी नहीं थी, और लोगों को तभी बड़ा विचित्र लग रहा है कि इतनी गहरी मिस्क ना होने के कारण हाउ डिड इट फ्लाइट फ्लाइंग टू द ग्राउंड, मतलब वो एक शैलो एंगल पे उसने हिट किया है, वर्टिकली हिट नहीं किया है। मतलब ये है कि या तो कोई इमरजेंसी आ गई हो, वो उसे हाइट लूज करनी शुरू कर दी हो, और इमरजेंसी का हमें पता नहीं है, लॉस ऑफ पावर, लॉस ऑफ रोटर पावर हो सकता है, कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट डैमेज हो गया हो, कई चीजें हो सकती हैं, आग लग गई हो। जो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर है और जो ब्लैक बॉक्स मिला है, अब उससे पता चलेगा कि क्या हुआ था उनकी वार्तालाप से, एटीसी की वार्तालाप से। पर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, जहां पे वो लैंड करने वाले थे
वो हेलीपैड था जिमखाना क्लब का, ऊटी कुल्लू जिमखाना क्लब जो है वहां पे गोल्फ कोर्स पे, वहां पे वो लैंड करने के लिए एक स्टैंड बाय टीम होती है, एक टेम्परेरी टीम भेजी जाती है विद अ वॉकी टॉकी एंड लिटिल अरेंजमेंट्स उसको रिसीव करने के लिए। उनके साथ क्या बात हुई थी अभी तक किसी टेलीविजन ने नहीं ये क्लियर किया है कि उस अफसर के साथ जो ग्राउंड में था वहां क्या बात हुई। ये सब जाहिर तौर पर अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है और एक बार इंक्वायरी होती है उसके बाद उम्मीद कर रहे हैं कि पूरी जानकारी बाहर आएगी। आप दोनों हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। महाराष्ट्र के भीमा कोरेगांव केस में कोर्ट से जमानत मिलने के बाद सामाजिक कार्यकर्ता सुधा भारद्वाज आज मुंबई की भायखला जेल से रिहा हो गई। हालांकि मुंबई कोर्ट ने कल ही जमानत की शर्तें तय करके बेल ऑर्डर जारी कर दिया था, लेकिन जेल के ड्रॉप बॉक्स में बेल ऑर्डर डालने में देरी के चलते उनकी रिहाई नहीं हो सकी थी। जमानत की शर्तों के मुताबिक सुधा भारद्वाज न तो मुंबई से बाहर जा सकती और न ही केस के बारे में मीडिया से ही कोई बातचीत कर सकती है। तो फिलहाल आज के कार्यक्रम में 5 की बात में इतना ही। नमस्कार। किसानों ने आज अपना आंदोलन खत्म करने का ऐलान कर दिया है। सरकार की ओर से मांगों को माने जाने की औपचारिक चिट्ठी मिलने के बाद किसानों ने यह फैसला किया और ऐलान किया। सिंगू बॉर्डर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने कहा कि 11 दिसंबर से दिल्ली की सीमाओं को खाली करना शुरू कर देंगे और इसके बाद 13 दिसंबर को वो स्वर्ण मंदिर जाकर मत्था टेकेंगे। तो करीब 1 साल के वक्त के बाद ये आंदोलन जो है खत्म हो रहा है। अब काफी वक्त तक दिल्ली की सीमाओं पर किसानों जो है अपनी मांगों को लेकर बैठे थे और अब सरकार की तरफ से मांगों को मानने के बाद इसको खत्म किया जा रहा है। 15 जनवरी को दिल्ली में किसान समीक्षा बैठक जो है वो करके देखेंगे कि सरकार ने अपने वादे पर कितना अमल किया है, क्योंकि कई सारी शर्तें जो है रखी गई थी किसानों की तरफ से, जिस पर कई वक्त जो है काफी लगा आम सहमति बनने के लिए। तो उसके लिए एक समीक्षा बैठक जो है वो थोड़े वक्त बाद रखी गई है। लेकिन फिलहाल का अपडेट ये है कि अब इस आंदोलन के खत्म होने के बाद 11 दिसंबर से दिल्ली की सीमाओं को खाली करना जो है वो किसान शुरू करेंगे। और हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला सिंगू बॉर्डर पर मौजूद थे। उन्होंने वहां पर किसान जो अपने तंबू उखाड़ रहे हैं, उसकी शुरुआत कर रहे हैं, उसका जायजा लिया। किसान आंदोलन खत्म करने के ऐलान के बाद सिंगू बॉर्डर पर किसान अपने तंबू उखाड़ने लगे हैं, जीत के जा रहे हैं ये लोग। यहाँ पर देखिए ये लोग तमाम लोग जो यहाँ पर उन्होंने अपने टेंट लगाए थे, टीन शेड लगाए थे, गद्दे लगाए थे, यहाँ से जा रहे हैं और खुशी है कि ये लोग जीत के जा रहे हैं। 25 नवंबर से यहाँ हाँ 25 तो अब ये अब जा रहे हैं वापस। हाँ जी, आप वापस जा रहे हैं। तो अपने सारे तंबू वंबू उखाड़ रहे हैं आप लोग? हाँ जी। तो सरकार मान गई है, सरकार जीत के जा रहे हैं। खुश है? खुश। तो कितने लोग हैं जो जा रहे हैं आप लोग आज वापस? साढ़े लोग ऐसे साढ़े जिले ਦੇ 25 ਹੈ 20-25 ਲੋਕ थे यहाँ। ਹਾਂ ਹਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਅੱਜ ਆਉਂਦਾ ਯਾਰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਖੜਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है, हाँ जी ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर किसान जो है वो ये अपना टेंट तंबू उखाड़ रहे हैं। ये देखिए गद्दे वगैरह थे, टीन शेड लगाए थे, वो भी यहाँ से हटा रहे हैं। जो तमाम लोग हैं उन्होंने ट्रक मंगवा लिए हैं, गद्दे वगैरह, तकिया वगैरह जो भी यहाँ पर था इनका सामान लेके जा रहे हैं। तो वापसी शुरू हो गई है सिंगू बॉर्डर से किसानों की। देखिए बैग लेकर के किसान जो आए थे वो बैग लेकर किसान वापस जा रहे हैं। यहाँ पर जो मजदूर हैं वो भी वापस जा रहे हैं। 1 साल रहे यहाँ पे? हाँ 1 साल रहे। 1 साल रहने के बाद जा रहे हैं। तो इस बार 1 साल 1 साल 12 दिन। आपका नाम क्या है? बख्शीश सिंह। आप भी जा रहे हैं? हाँ जा रहे हैं। तो आप जीत के जा रहे हैं, खुशी है? खुशी ना जा रहे हैं अपना। गांव में सब आपका स्वागत करेंगे गांव में? हाँ करेगा जाके काम अपने। हाँ सब लोग कहाँ जा रहे हैं? आप गुरदासपुर जा रहे हैं? आप कहाँ से? गुरदासपुर। दोनों लोग गुरदासपुर से हैं। तो किसानों ने अपनी वापसी शुरू कर दी है। यहाँ से जो टेंट थे वो उखाड़ने शुरू कर दिए हैं, तंबू हटाने शुरू कर दिए हैं और किसान यही कह रहे हैं कि हम यहाँ पर कुछ छोड़ के नहीं जाएंगे, ताकि बाद में सरकार या दूसरे जो एजेंसीज हैं या लोग हैं बदनाम ना करे कि ये लोग यहाँ गंदी कर गए, तोड़ फोड़ करके अपना सामान छोड़ गए। तो बाकायदा ये जो टीन शेड इन्होंने लगाए थे वो टीन शेड हटा रहे हैं, अनइंस्टॉल कर रहे हैं, ट्रकों में रख रहे हैं और उसको लेकर के जा रहे हैं। उनका कहना है ये पूरी साफ सफाई करके जाएंगे यहाँ से। तो फिलहाल सिंगू बॉर्डर से किसानों ने अपनी वापसी शुरू कर दी है। सहयोगी प्रेम सिंह के साथ सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया।
महाराष्ट्र के भीमा कोरेगांव केस में कोर्ट से जमानत मिलने के बाद सामाजिक कार्यकर्ता सुधा भारद्वाज आज मुंबई की भायखला जेल से रिहा हो गई। हालांकि मुंबई कोर्ट ने कल ही जमानत की शर्तें तय करके बेल ऑर्डर जारी कर दिया था, लेकिन जेल के ड्रॉप बॉक्स में बेल ऑर्डर डालने में देरी के चलते उनकी रिहाई नहीं हो सकी थी। जमानत की शर्तों के मुताबिक सुधा भारद्वाज न तो मुंबई से बाहर जा सकती और न ही केस के बारे में मीडिया से ही कोई बातचीत कर सकती है। तो फिलहाल आज के कार्यक्रम में 5 की बात में इतना ही। नमस्कार।